सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे रिसेंटली जो GPAI दैट इज ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक यूरोप सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी एक मेंबर है। वो इंडिया में एक AI से रिलेटेड डिक्लेरेशन साइन किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के बारे में अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे। साइमल्टेनियसली जस्ट 1 मंथ अगो 1 और 2 नवंबर को यूके में ब्लेचली डिक्लेरेशन भी साइन हुई थी जो भी AI से रिलेटेड है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में यूरोपियन लॉ भी आया है जो फर्स्ट टाइम AI को रेगुलेट करेगा। इन तीनों इंसिडेंट से एक बात क्लियर हो रही है कि रेगुलेशन ऑफ AI एक इंपॉर्टेंट एजेंडा बन रहा है ग्लोबली। कैसे रेगुलेशन फ्यूचर में डिसाइड होगा और क्या फ्रेमवर्क होगा, यही अपन इन तीनों डिक्लेरेशन की मदद से समझेंगे। एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रेगुलेशंस ऑफ AI। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। और जब अपन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूरोप सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डिक्लेरेशन साइन किया है। यदि इसमें देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि कैसे AI के डेवलपमेंट से बहुत सारी रिस्क एसोसिएटेड हो रही हैं। तो इन रिस्क को भी एड्रेस करना है, साइमल्टेनियसली AI को भी डेवलप करना है। जब भी अपन AI से रिलेटेड रिस्क की बात करते हैं तो कुछ मेजर इश्यूज आते हैं, जैसे कि रीसेंट टाइम्स में एक आया है डीप फेक्स, जो वीडियो बेस्ड फ्रेमवर्क है जहां पे AI को बहुत गलत तरीकों से यूज किया जा सकता है। इसके बाद जॉब्स की बात करते हैं। यदि अपन AI की बात करते हैं तो यहां पर आता है प्राइवेसी इशू, IPR के वॉयलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वॉयलेशन। इसके अलावा बायसनेस की भी बात आती है। हो सकता है जो डेटा फीडेड हो AI में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, जैसे कि इंडिया में यदि कास्ट सिस्टम की बात होती है तो इफ द AI इज फेड दैट SC बिलोंग्स टू अ लोअर हायरार्की और इस वजह से इनका दिमाग कम है, यदि ये AI में फीड किया गया है तो आप समझ रहे हो ये फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। एंड दैट इज वाई क्या डेटा सेट फीडेड है AI में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ लेकिन जब अपन रेगुलेशन की बात करते हैं, जब अपन रिस्क को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो एक मेजर पॉइंट आता है जैसे किया जा सकता है वो है रेगुलेशन की। बट रेगुलेशन एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ का होना चाहिए ताकि AI का डेवलपमेंट भी हो सके, नंबर 1, विदाउट स्ट्रैंगुलेटिंग द इनोवेशन सिस्टम। लेकिन जो रिस्क प्रोफाइल है जो AI से कॉज हो सकती है उसे भी कम किया जा सके। यही फ्रेमवर्क न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में एड्रेस किया गया है। बैलेंसिंग AI इनोवेशन विथ रिस्क मिटिगेशन, दैट इज अ बेसिक फ्रेमवर्क। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो, यदि अपन AI की बात करें तो ऐसे AI को डेवलप किया जाए जो ह्यूमन वैल्यूज के बेस में है। जो प्रेजेंटली अपन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेसी की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की कंसर्न्स जैसे कि IPR प्रोटेक्शन, जैसे कि सिक्योरिटी, अननेसेसरी इन्वेजन प्रिवेंट करना, उन वैल्यूज के तहत AI डेवलपमेंट हो। और इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। दैट इज द बेसिक idea of AI, or it could be called as human centric AI development। यानी कि ह्यूमन को सेंटर में रखते हुए हमें यह याद रखना है AI ह्यूमंस के लिए है, ना AI किसी अदर रीजंस की वजह से। ह्यूमंस AI की वजह से नहीं, बट AI इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। इस वजह से इसको यदि अपन समझते हैं तो इसका प्राइमरी जो इशू है वो जो लोअर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको भी ये AI की टेक्नोलॉजी एसेसिबल होना चाहिए। यानी कि AI की एक्सेस शुड बी एनहांस टू द वल्नरेबल क्लास, लेस डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। दैट इज द एजेंडा। और इनके कंसर्न्स को लेकर AI का डेवलपमेंट करना है। यानी कि एक मेजर इस तहत के इंटरवेंशन आएगा एग्रीकल्चर, क्योंकि लेस डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मेजर इशू है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डेवलप करना। तो कैसे AI कुड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें बढ़ाना करना। जैसे फॉर एग्जांपल AI से अपन सेंसर्स लगा सकते हैं, सेंसर्स को मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ
IoT, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग के से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर जो भी इनपुट दिया जाए वो AI की मदद से दिया जाए और मार्केट को एडवांस में स्टडी करते रहे, जिससे अपन पूरे के पूरे सिस्टम को, सप्लाई चेन को रेगुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से AI को क्या टेस्ट किया जा सकता है, पायलट बेसिस में डेवलप किया जा सकता है, ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर और फार्मर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इस पूरे डिक्लेरेशन में कहीं पर भी बात नहीं हुई है कि AI का डेवलपमेंट रोक दिया जाएगा। AI को डेवलप करें बट इन रिस्क को साइमल्टेनियसली एड्रेस करें। दिस हैज बीन द अप्रोच ऑफ दिस डिक्लेरेशन। इसके अगेन और इसमें और कुछ भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि यदि आप इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हो तो जो भी टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर AI है, जैसे कि कंप्यूटिंग देना पड़ेगा, आपको डेटा सेट्स देना पड़ेगा, एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, ये सब भी सारी कंट्रीज को, खासकर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सेसिबल बनाओ ताकि वो अपना AI इससे डेवलप कर सके। दैट इज द बेसिक आइडिया। इसके अगेंस्ट एक दूसरा फ्रेमवर्क है जो ब्लेचली डिक्लेरेशन है। ये यूके की इनिशिएटिव में नवंबर में, जस्ट एक मंथ पहले, नवंबर 1 और 2 को साइन किया गया था। इसका फ्रेमवर्क आप देखोगे बिल्कुल और बिल्कुल विपरीत है। यहां पर ये यूके के द्वारा फैसिलिटेटेड था और सारी मेजर कंट्रीज, यूएस हो गई, यूके हो गई, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन है, सबने, मेजर पार्टीज ने साइन किया, इंडिया ने भी किया था। लेकिन यहां पर सेंट्रल कंसर्न ये था कि रिस्क को जो है कम किया जाए, यानी कि जो AI के डेवलपमेंट से जो रिस्क एसोसिएटेड आ रही हैं, उन रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या थ्रेट को कम किया जाए। उन्होंने पर्टिकुलर फ्रंटियर AI को हाईलाइट किया था। अब फ्रंटियर AI क्या होता है? एकदम एज टेक्नोलॉजी जो सबसे तेजी से AI डेवलप कर रहा है, जैसे कि एरियाज लाइक डीप फेक्स, जनरेटिव AI, आप टेक्स्ट डालो, इमेज बन जाएगी, वीडियो बन जाएगी, उस वीडियो में आप किसी और का चेहरा लगा सकते हो, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डीप फेक। और ऐसे कई टेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्नोलॉजीज को बहुत तरीके से खराब कर सकती है। इन सब हाई AI वर्क्स में जो रिस्क ज्यादा पैदा कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने की, उनके रिस्क कम करने की बात कर रहा है। दिस वॉज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ दिस ब्लेचली डिक्लेरेशन। यदि रिस्क की बात करें तो रिस्क कम करने के लिए भी ये कई स्टेप्स को प्रमोट करता है। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है कि रिस्क दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है इंटेंशनल और एक हो सकती है अनइंटेंशनल। दोनों की दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी कि हमें रिस्क को मिटिगेट करना है एट ऑल द स्टेजेस। मिटिगेट करने के लिए इनका जो फ्रेमवर्क है वो कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है, यानी सारी की सारी कंट्रीज को, सिविल सोसाइटीज को, कंपनीज को मिल बैठ के प्रॉब्लम को समझना है और आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करना है। इंटरनेशनल अप्रोच पर फोकस करना है। कोई भी ऐसा थ्रेट जो कोई भी कंट्री आइडेंटिफाई करे उसे शेयर किया जाए विद द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ दिस ब्लेचली डिक्लेरेशन, कोलैबोरेटिव अप्रोच। लेकिन एक बात साफ है इसमें, यहां पर AI के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं डायरेक्टली, बट दिस इज मोर ऑफ अ ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, जहां पर ह्यूमन के कंसर्न्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। दैट इज द बेसिक फ्रेमवर्क। यदि इसमें जो रिस्क है, कुछ रिस्क को हाईलाइट किया है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिसइंफॉर्मेशन, जो सबसे बड़े थ्रेट पोज कर सकते हैं आगे के डेवलपमेंट में। तो दिस वाज अ बेसिक। एक छोटा सा इसके बारे में, ब्लेचली पार्क के बारे में बता देता हूं। द इंटिमेशन गेम आप बहुत लोगों ने देखी होगी। ये मूवी एलन ट्यूरिंग के बारे में है, और एलन ट्यूरिंग वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजीज एनिग्मा कोड यूज करके अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके ट्रांसफर कर रहे थे, तो एलन ट्यूरिंग वाज अ पर्सन जिन्होंने इस कोड को डिक्रिप्ट किया था, पहली बार तोड़ के इंफॉर्मेशन निकाली थी। ये कहां पर निकाली थी? ये माना जाता है ब्लेचली पार्क पे। इसलिए इस पार्क का सिग्निफिकेंस है, यहीं पर माना जाता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हुआ था। इस वजह से इस पार्क का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। यदि अपन बात करें, जल्दी से अपन GPAI की बात कर लेते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ AI, या एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो 2020 में स्टार्ट हुआ था। इनिशियली कुछ मेंबर्स थे, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, शायद 15 मेंबर्स थे।
उसके बाद प्रेजेंटली ये 29 मेंबर्स हैं। मेंबरशिप जो है सबके सबको ओपन है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी मेंबर बनना चाहे वो इसका मेंबर बन सकता है। सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट, जो यूरोपियन कंट्रीज मेजर हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उन्हीं पर बेस्ड है। हेडक्वार्टर ओईसीडी का भी पेरिस है, उसी के सेक्रेटरीट में जीपीएआई का भी सेक्रेटरीट है। यदि अपन देखा जाए तो मेजरली ये कुछ थीम्स पे बात करता है, जैसे कि एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबली डेवलप किया जाए, रिस्पॉन्सिबल एआई हो, ह्यूमन सेंट्रिक एआई हो, डेटा कैसे हो, डेटा गवर्नेंस, डेटा का रेगुलेशन हो ताकि एम्पेरिकली वेरीफाइड एआई टेक्नोलॉजी मिले। फाइनली कॉपरेशन इंटरनेशनल लेवल पर हो, कोई भी रूल्स लेकर रेगुलेशन मेकिंग में, और फ्यूचर ऑफ वर्क कैसे डिपेंड करेगा उसके लिए लगातार स्टडी की जाए एंड उसके इंपैक्ट्स को स्टडी करते हुए एआई का डेवलपमेंट करना चाहिए। यदि अपन देखें मेंबर कंट्रीज तो ऑल द नॉर्थ अमेरिकन मेजर कंट्रीज, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यहाँ पर यदि अपन इटली देखें, यूके देखें, टर्की देखें, इंडिया देखें, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक बात समझ आती है कि मेजर मेंबर्स हैं G20 मेंबर्स। ऑल यदि आप देखोगे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो एक्सेप्शन है, रेस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज आर G20 मेंबर्स। यानी कि कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे रशिया इंक्लूडेड नहीं है, चाइना इंक्लूडेड नहीं है, बट मेजर कंट्रीज जो हैं वो G20 मेंबर्स हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो कुछ नॉन G20 कंट्रीज जो यूरोप की हैं वो भी मेंबर्स हैं, क्योंकि इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज बिकॉज ये OECD डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, देखा है अपन ने। अब यदि अपन फ्रेमवर्क समझते हैं तो रिसेंटली 3 डिक्लेरेशंस हुए हैं। एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो अभी अपन ने बात करी, दिस इज अबाउट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड डिक्लेरेशन ब्लेचली डिक्लेरेशन हुआ था जो यूके का था। थर्ड जो है यूरोपियन यूनियन के लॉस, जो फर्स्ट लॉस आइडेंटिफाई किए गए हैं। तीनों के फ्रेमवर्क को समझते हैं और क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी अपन समझते हैं। तो यहां जहां न्यू दिल्ली के डिक्लेरेशन में एआई के डेवलपमेंट के साइड बाय साइड रिस्क को कंट्रोल करने की भी बात की गई है, वहीं ब्लेचली डिक्लेरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है रिस्क। रिस्क को कम किया जाए, ह्यूमन सेंट्रिसिटी को ज्यादा ध्यान रखा जाए। यहां पर इनोवेशन अलोंग विथ ह्यूमन वैल्यूज या ह्यूमन सेंट्रिसिटी के हिसाब से यहां पर कंप्लीटली ह्यूमन सेंट्रिक एआई की बात किया जा रहा है। यदि अपन ईयू के लॉ की बात करें तो हमने वीडियो में पहले वीडियोस में बात की है कि जो ईयू का लॉ होता है वो रिस्क बेस्ड असेसमेंट किया है। तो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ रिस्क, ऑन टॉप ऑफ इज द जो बिल्कुल अनटॉलरेबल रिस्क है, यानी कि एक्सट्रीम रिस्क आप बोल सकते हो, या जिसे बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। यहां पर आएगा नो या लिमिटेड रिस्क, मैनेजेबल रिस्क, हाई रिस्क, यहां पे ऐसी रिस्क जिसे मैनेज नहीं किया जा सके, एक्सट्रीम रिस्क आप बोल सकते हो। तो इस बेसिस में ये जो टॉप लेवल एप्स जो हैं उन्हें बैन किया जाएगा। यदि ये दोनों को देखा जाए तो इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं दिया जाएगा और रिस्क फ्रेमवर्क में असेसमेंट करने के बाद, लॉस के अकॉर्डिंग कंप्लाई होने के बाद उसे परमिट किया जाएगा। दीज आर द 3 फ्रेमवर्क जिसके अलोंग एआई का रेगुलेशन मूव कर रहा है। तो आप देखोगे जो ब्लेचली अप्रोच है उसमें एआई का डेवलपमेंट हो सकता है स्ट्रैंगुलेट हो जाए, एंड द वर्ल्ड कंट्रीज आर अनलाइकली टू टेक दिस अप्रोच। सो जो अप्रोच होगी फ्यूचर में फॉलो होगी दैट वुड बी द जीपाई की अप्रोच, जहां पर एआई का डेवलपमेंट होगा टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क। और रिस्क के लिए जो फ्रेमवर्क है जो यूरोपियन यूनियन ने ड्रॉ किया है, रिस्क बेस्ड असेसमेंट उस तरीके से किया जाए। दैट इज हाउ द फ्यूचर ऑफ एआई वुड कम इनटू रेगुलेशन। और यदि आप देखोगे तो इंडिया का भी कुछ जो इवोल्यूशन है इसी तरीके से हो रहा है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच थी कि कोई भी लीगल इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जैसे जैसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं एक बात समझ में आ रही है कि बहुत सीवियर थ्रेट्स, खासकर जब से डीप फेक ऑफ एक्ट्रेस रिलीज हुआ है तब से गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की कोशिश कर रहा है, जहां पर रिस्क बेस्ड अप्रोच जो अभी अपन ने बात करी, ताकि यूजर को हार्म ना हो सके, ऐसी अप्रोच
पे फाइनली काम करें, जो ट्राई के वर्किंग पेपर में भी डेमोन्स्ट्रेटेड था। ये जुलाई 2023 में हाईलाइटेड था। ये ऐसा ही रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क की बात करता है जहां गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की जरूरत है एंड मेकिंग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज एज देयर पार्टनर। दिस इज हाउ इट हैज टू बी। तो इसी तरीके से आप देखोगे डेफिनेटली जैसे राइट टू प्राइवेसी इसी तरीके से इवॉल्व हुई, उसी तरीके का फ्रेमवर्क एआई के रेगुलेशन में भी फ्यूचर में अनफोल्ड होगा। That's all for this topic. Thank you.